सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का अहम कार्यक्रम सुबह 11 बजे एआई आधारित सेमिनार में वो पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक की करेंगे। दोपहर 3:20 पर सचिवालय जाएंगे और उसके बाद फिर देहरादून जाने का, सचिवालय जाने का सीएम धामी का आज का ये पूरा शेड्यूल तय है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। तो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज सुबह 11 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एआई आधारित सबसे पहले एक सेमिनार में वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। उसके बाद फिर दोपहर 1 बजे का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद फिर 3:20 पर दोपहर को सचिवालय देहरादून वापस रवाना हो जाएंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक एक करके अलग अलग कार्यक्रमों में आज पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते दिखाई देंगे। उनकी मौजूदगी इन तमाम कार्यक्रमों में रहने वाली है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से एक एआई आधारित सेमिनार है उससे होगी। इस सेमिनार में वो पहुंचेंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी के साथ अपने पैर पसारता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई की वजह से तमाम तरह के परिवर्तन और एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए भी एआई को काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा जा रहा है। इसका कैसे एप्रोप्रिएट यूज़ किया जा सकता है कि पॉजिटिव वे में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। इसको लेकर जाहिर तौर पर इस एआई आधारित सेमिनार में चीज़ें रखी जाएंगी, बातें रखी जाएंगी, फैक्ट्स रखे जाएंगे, जिसमें वो सम्मिलित होते नजर आएंगे। सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद फिर सूचना है दोपहर 1 बजे वो अगले कार्यक्रम में जाएंगे। अगली उनको समीक्षा बैठक लेनी है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ये समीक्षा बैठक रहेगी जो दोपहर 1 बजे होगी। उसके बाद फिर आगे का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। हरीश खन्ना मेरे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं। हरीश, आज के ये अलग अलग कार्यक्रम जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे, किस किस लिहाज से अहम? देखिए, आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री की 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिनमें पहला जो कार्यक्रम है वो आज 11 बजे मुख्यमंत्री के जो मुख्य सेवक सदन है वहां पर किया जाना है। एआई से संबंधित ये कार्यक्रम है और इसमें कार्यशाला हुई है। तमाम वैज्ञानिक हैं, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कहीं जाहिर सी बात है, क्योंकि आधुनिक युग है और कई चीजें बदल रही हैं और कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर विज्ञान का जो क्षेत्र है, आमतौर पर अगर हम मानव बुद्धि की बात करें, एक संज्ञानात्मक समस्याओं का हल करने के लिए जिस तरह से समर्पित किया है, उसको कई चीजें, कई दिशा निर्देश देने के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री आवास में किया जाना है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर आज हम दूसरा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का उसकी बात करें तो आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो खासतौर पर हम देहरादून की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो आज सूचना विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक 1 बजे ये कार्यक्रम रिंग रोड स्थित जहाँ पर सूचना भवन है वहाँ पर एक कार्यक्रम होना है और मुख्यमंत्री तमाम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सूचना विभाग की भी जो समीक्षा है वो होनी है। किस तरह की जो अपडेट्स हैं, किस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें सूचना खासतौर पर हम सरकार की योजनाओं की अगर बात करें तो जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं जो विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे में आज इसकी समीक्षा होनी है, विभाग की समीक्षा होना। तो हम तो ठीक है, विभाग की समीक्षाओं की ठीक है, विभाग में जो भी इस समय समस्याएं पेश आ रही है उनकी समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में इस पर चिंतन मंथन करेंगे। हरीश, ऐसे में सुबह 11 बजे जिस एआई आधारित सेमिनार में सीएम धामी पहुंचेंगे तो क्या माना जाए, एआई को लेकर राज्य में क्या स्कोप नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि एआई को लेकर के क्योंकि अब आधुनिक युग है और बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो सरकार भी क्योंकि तमाम, अभी आपने देखा कि जिस तरह से तमाम पर आपदा जैसी स्थिति बन रही है, उसका अगर पुनः जो चीजें हैं पहले की उसकी जानकारी करने जाती है तो कहीं न कहीं वो आने वाले समय में जो आपदा जैसा रूप न ले सके, तो इसमें भी कारगर साबित हो सकता है। आज मुख्यमंत्री इसमें
इस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। एआई का जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके कार्यक्रम में, उसके सेमिनार में आज मुख्यमंत्री 11 बजे प्रतिभाग करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाले समय में चाहे उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर स्थिति आगे किस तरह से बढ़ाया जाए और क्या इसमें एआई की भूमिका रहेगी, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल आज की अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ये सेमिनार है, इसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे ठीक 11 बजे। ठीक है हरीश, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। बात अगली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की सरबजोत सिंह से फोन पर बात। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर उन्होंने बधाई दी है, आगे भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी है। बता दें आपको, सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी को लेकर ये बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरबजोत सिंह से फोन पर बातचीत की और उन्हें उनकी इस जीत पर, उनकी इस उपलब्धि पर, जो उन्होंने देश का नाम रोशन किया, बधाई दी, आगे के लिए शुभकामनाएं दी। पेरिस ओलंपिक में दरअसल कांस्य पदक जीता सरबजोत सिंह ने और मनु भाकर इनकी जोड़ी ने, जिसके बाद सरबजोत सिंह से पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात करते हुए उन्हें बधाई दी। ये तस्वीरें उसी समय की देखिए आपके सामने, जिस समय सीएम धामी ने सरबजोत सिंह से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी, उन्हें आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जाहिर तौर पर कोई भी खिलाड़ी जब किसी ओलंपिक में जाता है तो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ वो वहाँ पर पहुँचता है, अपना 100% परफॉर्मेंस देता है और ऐसा ही हुआ सरबजोत सिंह के साथ भी, जिसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की, देश का नाम रोशन किया और ये पदक देश को दिलाया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फ़ोन पर बात करके बधाई दी है। बात अगली बड़ी खबर की। केदार घाटी में रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। अब तक 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन केदारनाथ के पास कल तक जानकारी थी कि 600 लोग फंसे हुए थे। उनमें से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें देखिए, शिवालय में, शिव मंदिर में इस समय मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच वहां पर तमाम पुजारी वहां पर मौजूद हैं और ये देखिए श्रृंगार करते हुए शिवलिंग का पूजा अर्चना करते हुए, ये पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर। और आज बता दें आपको, सावन का सोमवार है। सावन के सोमवार का अपना अलग ही महत्व होता है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है अलग अलग शिवालयों में। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिव मंदिर पहुंचकर ये देखिए पुष्प अर्पित करते हुए, ये माला चढ़ाते हुए फूलों की शिवलिंग के ऊपर नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद का फिर दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अलग अलग कार्यक्रमों में फिर वो सम्मिलित होते नजर आएंगे, समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। और इसी बीच उससे पहले ईश्वर की आराधना करते हुए बम बम भोले, सावन में अलग ही गूंज रहती है। तमाम शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिवलिंग पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पमाला अर्पित करते हुए और पूजा सामग्री अर्पित करते हुए ये पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे।
बात करेंगे एक बार फिर से उत्तराखंड की अहम खबरों की। केदार घाटी में रेस्क्यू का आज 5वां दिन है और अब तक रेस्क्यू के दौरान 10,000 लोगों को बचा लिया गया है। और कल तक जानकारी थी कि 600 लोग केदारनाथ के पास फंसे हुए थे, लेकिन आज ताज़ा अपडेट ये कि 400 लोग अभी भी फंसे हुए, यानी कि 600 में से 200 लोगों को तो वहां से बचा लिया गया है, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। 400 लोगों के अभी भी वहां फंसे होने की आशंका है, उन्हें भी जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। तो आज रेस्क्यू का 5वां दिन है। उम्मीद यही, क्योंकि देखिए तमाम तरह की चुनौतियां वहां पर पेश आ रही है, मौसम खराब होने की वजह से वहां पर रेस्क्यू में दिक्कत परेशानी आ रही है। 10,000 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। आज 5वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और केदार घाटी के पास अभी भी जानकारी जो सामने आ रही है कि 400 लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को बचाने के लिए, उनको भी रेस्क्यू करने के लिए जद्दोजहद वहां पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, एसडीआरएफ की टीम की तरफ से, तमाम जितनी भी बचाव टीमें वहां पर, राहत टीमें वहां पर लगी हुई है, उनकी तरफ से कोशिशें जारी है। केदार घाटी में रेस्क्यू का आज इस तरह से ये 5वां दिन, अब तक 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी भी जहां जहां जो लोग फंसे हुए हैं, जैसे जैसे जिनके बारे में इनपुट मिल रहा है, जैसे कि केदारनाथ के पास अभी भी 400 लोगों के फंसे होने की जानकारी है, तो आज कोशिश यही रहेगी कि 5वें दिन रेस्क्यू के दौरान उन तक पहुंचा जाए, उन्हें भी जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बात अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश के आसार है। देहरादून, नैनीताल जिले में भारी बारिश का अंदेशा, 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। लोगों से इस दौरान एहतियात बरतने की अपील की गई कि मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश की वजह से कई बार बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई स्थानों पर देखा गया है कि लैंडस्लाइड्स हो जाती है, यानी कि भूस्खलन हो जाता है। उसकी वजह से मलबा रोड पर आने की वजह से तमाम मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार तो जान पर बनाती है, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर मलबे के साथ लोगों के घरों पर आ गिरते हैं। इस वजह से उनकी जान को भी नुकसान पहुँचता है। तो ऐसे में फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से, संबंधित अधिकारियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर ये ऐसे 8 जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। आज भी उत्तराखंड में तेज बारिश के आसार है, यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल तो ये जो आसमान से बार बार आफत बरस रही है, इससे राहत मिलने की दूर दूर तक अभी तो कोई उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है। इसी सिलसिले में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लोगों से ये अपील की गई है और 8 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, ऑरेंज अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है और उसके बाद फिर जब बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने का अंदेशा हो तो फिर रेड अलर्ट भी जारी किया जाता है। फिलहाल तो 8 जिलों में यहाँ जहाँ जहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ वहाँ लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि अनावश्यक लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसे में कोई नुकसान ना होने पाए, इसके मद्देनज़र लोगों को खुद भी सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। और ज़िला प्रशासन भी, प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, इस स्थिति से निपटने में लगे हुए हैं। येलो अलर्ट जिन 8 जिलों में जारी किया गया है, वहाँ लोगों से खास एहतियात बरतने को कहा गया है, अतिरिक्त सावधान रहने के लिए कहा गया है। अब खबर देहरादून से। 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान मनाएगी बीजेपी। जी हां, प्रदेश स्तरीय बैठक में दुष्यंत गौतम ने बनाई है रणनीति। इस अभियान को सभी विधायकों और सांसदों से सफल बनाने का आग्रह किया गया कि आप सब इस अभियान का हिस्सा बने, आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें अपना अपना योगदान दें और इसे सफल बनाने का काम करें। बता दें आपको, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त को 3 दिनों तक लगातार बूथ स्तर तक ये अभियान पहुंचाया जाएगा, इस अभियान को मनाया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक 3 दिनों तक लगातार राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। विधानसभा स्तर पर भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों को लेकर, इन कार्यक्रमों को लेकर फिलहाल तमाम संबंधित लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दुष्यंत गौतम की तरफ से ये रणनीति बनाई गई। इस अभियान में सभी को हिस्सा लेने की बात कही गई, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, कि आप भी आइए, सब लोग इस अभियान का हिस्सा बने।
13 से 15 अगस्त तक, यानी कि 13, 14 और 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाए, तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाए। विधानसभा स्तर पर भी इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए और इस तरह से 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान मनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भुवन कापड़ी का कहना है, राज्य सरकार विधानसभा सत्र चलाना ही नहीं चाहती, केवल खानापूर्ति के लिए विधानसभा सत्र गैरसैंण में रखा गया है। सरकार की मंशा सत्र चलाने की नहीं है। नियम कहता है कि सत्र साल में लगभग 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो साल में 7 दिन भी नहीं सत्र चल पाता। ऐसे में जनता के सवाल राज्य सरकार तक भला कैसे पहुंचाए जाए। बता दें आपको, गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना, विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव ही नहीं है। 3 दिन में भला क्या ही मुद्दे उठ जाएंगे, उन पर क्या ही सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे। सरकार जनता के प्रति जवाब देने से बचने का काम कर रही है। बजट सत्र लगभग 3 हफ्ते चलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर बजट सत्र कितने दिन चलता है? मात्र 3 दिन। मानसून सत्र 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज्यादा दिन चलने से जनता की ज्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सोच है वो साफ दिखती है कि वो सत्र को कम दिन का कर बहुत 3 दिन का कर। आप सोचिए कि एक दिन जो है शोक में चला जाएगा, 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश की समस्याएं उठ पाएंगी? इतनी भारी आपदा आई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था। रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण को लेकर राजेंद्र गंगसारी बनाम उत्तराखंड सरकार के मामले में 24 जुलाई को हुई सुनवाई का आदेश जारी हो गया। एनजीटी ने मामले में उत्तराखंड सरकार को नदियों के फ्लड प्लेन जोन के कार्य को अगले 2 महीने में पूरा करने का अंतिम मौका दिया। एनजीटी ने स्पष्ट किया, यदि 2 महीने में ये काम पूरा नहीं होता तो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना होगा। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर को मुख्य सचिव को पेश होना होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है, जल्द ही इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के जो मानक है, सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है, उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुग्गावाला के ग्राम हरिपुरा टोंगिया में लोगों ने 2 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पहला प्रमाण पत्र बनाना और दूसरा रास्ता खुलवाने को लेकर लोगों की तरफ से ये विरोध जताया गया, प्रदर्शन किया गया। लोग रास्ता बंद करने के विरोध में वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों का समर्थन किया, इन किसानों का समर्थन किया। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से रास्ते को खुलवाने की मांग की है। हड़ताल पर बैठे अमरदीप सिंह और उनके साथ ग्रामीणों ने बताया, वन ग्राम हरिपुरा टोंगिया को जाने वाले रास्ते के बीच में एक महिला ने दीवार खड़ी कर दी, जबकि सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। भूख हड़ताल रखी गई, भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है वन विभाग में भी और प्रशासन में भी और सरकार में भी और राजस्व में भी।
हरिपुर टोंगिया के गांव के लोग हर सुविधा से वंचित हैं। ये अपने घर बना रहे हैं तो ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कोई इनको ये नहीं कहेगा कि तुमने घर बना लिया, क्यों बना लिया, उल्टा इनको कह देते हैं क्यों बनाया तुमने, ये कच्चा घर होना देते हैं, पक्का घर क्यों बना लिया तुमने, इनको उल्टा यहाँ बोलते हैं। इन लोगों को 1947 से लेके आज तक कितनी सरकारें बन गई, इतनी 15 साल इस सरकार को भी होने जा रहे हैं, बीजेपी को भी। इन्हें प्रधानी का, पंचायत का कोई वोट देने का अधिकार इन गाँव वालों को नहीं है। आखिर ये लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, सरकार रह रही हैं या इनके एमपी रह रहे हैं या एमएलए रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं, इनका अधिकार क्यों छीन रखा है भाई, क्या मतलब है। कुछ समस्याएं एक उनके प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जो है हमने उच्च स्तर पर जो है इसमें पत्राचार किया है और हमारे यहाँ से जो पत्र है वो डीएफओ साहब हरिद्वार को भेजा गया, वहाँ से डीएम साहब को लिखा गया है प्रमाण पत्र जो इनको जारी है। और बाकी इनका एक गाँव में एक मार्ग है, उसको लेकर आपस में दो व्यक्तियों का आपस में विवाद है और विवाद के संबंध में जो है मैंने उस स्तर में जो है इसमें पत्राचार किया हुआ है और इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है।